महुआ, राधिका और विवेक, बाबा और काके की खूबसूरत यादें और आशीर्वाद के साथ वह तीनों उत्साह से अपनी नई मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। और एक लंबा सफ़र तय करने के बाद उन्हें अपनी मंजिल नजर आने लगी थी। दूर से ही सुंदरपुर नजर आ रहा था। एक खूबसूरत सा गांव, हरा भरा, जीवन से भरपूर। जैसा नाम वैसा ही गांव, बहुत खूबसूरत सुंदरपुर। सुंदरपुर को देखकर महुआ और राधिका एक दूसरे के गले लग गए। विवेक ने बैलगाड़ी पेड़ से बांध दी और विवेक महुआ और राधिका को लेकर गांव के अंदर जाने लगा। वहां पहुंचते पहुंचते विवेक को शाम हो गई थी और शायद बंजारे अपना खेल दिखाकर वापस आ रहे थे। छोटे से गांव में अगर कोई नया परदेसी आता है तो हर किसी को पता चल जाता है। विवेक और राधिका को देखकर गांव वालों को यह समझते देर नहीं लगी कि यह लोग तो परदेसी हैं। बंजारों की भीड़ में से एक खूबसूरत, लगभग 35 साल की औरत, जिसने काले रंग का सितारों से जुड़ा हुआ लहंगा पहना हुआ था, अपने खूबसूरत घने बालों का जूड़ा लगाकर कान के किनारे से बालों के छल्ले निकाले हुए थे। माथे पर बड़ी बिंदी और होठों पर लाली, कानों में बड़े बड़े झुमके और हाथों में लाख के चूड़े पहनकर वह औरत इतराती हुई और अपनी आंखें नचाते हुए विवेक के पास आई। वह मुंह में पान चबा रही थी। विवेक को देखकर पान दूसरी तरफ थूकते हुए उसने विवेक से कहा, परदेसी लगते हो, कहाँ जाना है या यहीं ठहरने आए हो? विवेक ने थोड़ा असहज होते हुए उससे कहा, जी हमें ठिकाना चाहिए, आप लोगों की बड़ी कृपा होगी। अगर इस गांव में हमें शरण मिल जाए तो यह मेरी पत्नी है राधिका, यह गर्भवती है और यह मेरी बेटी महुआ। उस औरत ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को उठाते हुए ऊपर से नीचे तक राधिका और महुआ को देखा। फिर पान चबाते हुए उसने विवेक से कहा, हाँ तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हमारे गांव में तो सबका स्वागत है, लेकिन हाँ, जगह हम तुम्हें देंगे और अपना घर तुम्हें खुद बनाना होगा। सामान का जुगाड़ कर लेना और अपना घर बना लेना, इसे हमें कोई समस्या नहीं है। पर तुम्हारी पत्नी तो गर्भवती है, वह तो खेला दिखा नहीं पाएगी, फिर तुम लोग घर का कैसे चलेगा? विवेक ने उस औरत से कहा, जी मेरी बेटी है ना, यह बहुत अच्छे कर्तव्य करती है, यह आप लोगों के साथ खेला दिखाएगी, अगर आप लोगों को इजाज़त दे तो। उस औरत ने अपनी कमर पर हाथ रखकर महुआ की तरफ घूरते हुए कहा, यह अपनी पिद्दी सी लड़की देखने में तो बहुत नाजुक सी लग रही है। इससे पहले कि विवेक कुछ और कहता, राधिका ने थोड़ा मुंह बनाते हुए उस औरत से कहा, सिर्फ देखने में नाजुक है, जब कर्तव्य करेगी तब आपको पता चलेगा। और ऐसा कहकर राधिका ने उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम आगे जाकर देख लेते हैं, जहाँ जगह मिलेगी वहाँ अपनी झोपड़ी बना लेंगे। उस औरत ने तिरछी मुस्कान देते हुए विवेक की तरफ देखा और फिर राधिका से कहा, अरे अरे, लगता है आप बुरा मान गई। अच्छा चलिए छोड़िए, मेरा नाम है छम्मो और मेरी आदत है ऐसे ही सबसे हंसी मजाक करती रहती हूँ। बुरा मत मानो बहन, चलो तुम्हें जगह दिखाती हूँ, लगता है तुम लोग थक गए हो। एक काम करो, आज रात तुम लोग हमारी झोपड़ी में सो जाना, कल से काम शुरू करना, हम सब हैं ना, मिलकर तुम्हारी मदद करवा देंगे। छम्मो की बात सुनकर राधिका ने उससे कुछ नहीं कहा। विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छम्मो ने अपनी उंगली के इशारे से बाकी मंडली वालों से कहा, चलो भाई चलो, हमारे गांव में हमारे रिश्तेदार आए हैं, अब रात बनेगी, आज रात सब लोग अपने अपने घर में थोड़ा थोड़ा ज़्यादा खाना पका लेना, आज की खातिरदारी हम सब मिलकर करेंगे और जब उनका घर बन जाएगा तो हम सब की दावत इनके घर में होगी, क्यों है ना विवेक जी? छम्मो की अदाएं देखकर राधिका को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह किसी भी तरह से अपना गुस्सा काबू कर रही थी। उसने विवेक को घूर कर देखा और महुआ पीछे खड़े खड़े राधिका और विवेक को देख रही थी। उसे भी बहुत हंसी आ रही थी। विवेक ने जैसे ही राधिका की तरफ देखा, उसने डरते हुए बस छम्मो से इतना ही कहा, जी बिल्कुल, और उसके बाद उसने अपनी आंखें नीचे झुका ली। राधिका ने विवेक का हाथ मजबूती से पकड़ लिया था और उससे कहा, अब चले या यहीं खड़े रहोगे? मुझसे अब और ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहा जा रहा, थक गई हूँ मैं। और फिर राधिका ने धीरे से विवेक के कान में कहा, और हाँ,
हम इनकी झोपड़ी में नहीं सोएंगे। मैं अपने साथ बिस्तर लाई हूँ, हम पेड़ के नीचे सो जाएंगे। विवेक ने सिर्फ गर्दन हिलाई और कुछ नहीं कहा, क्योंकि शायद उसकी और कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। उसे साफ साफ दिखाई दे रहा था कि राधिका असहज महसूस कर रही है। छम्मो थी ही ऐसी, देखने में गोरी चिट्टी, सुडौल बदन, खूबसूरत चेहरे की मल्लिका। उसे देखकर ऐसे लगता था मानो किसी फिल्म की हीरोइन हो। बात करने का तरीका ऐसा कि हर कोई उससे प्रभावित हो जाए। सबसे बड़ी बात उसके अंदर नेतृत्व करने की खासियत थी। उसे देखकर पता चल रहा था कि पूरी मंडली का नेतृत्व वही करती है। छम्मो देखने में इतनी खूबसूरत थी और उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। हर कोई उसे देखकर यही समझता था कि वह बहुत खुश रहती है, क्योंकि उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। लेकिन छम्मो अंदर से कितनी दुखी थी यह कोई नहीं जानता था। छम्मो के परिवार में कोई नहीं था, वह अकेली थी विवेक की तरह। लेकिन राधिका के आने के बाद विवेक को पूरा परिवार मिल गया था। लेकिन छम्मो के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वह कभी अपना घर नहीं बसा पाई। विवेक महुआ और राधिका को लेकर अपनी झोपड़ी के पास पहुंच चुकी थी। इससे पहले कि छम्मो उन्हें अंदर चलने के लिए कहती, राधिका ने पहले ही अपने बिस्तर बंद से अपना बिस्तर निकाला और उसकी झोपड़ी के बगल में लगे पेड़ के नीचे बिछाने लगी। छम्मो ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से राधिका की तरफ देखा और फिर धीरे से मुस्कुराते हुए कहने लगी, चलो ठीक है, आप लोग यहीं बैठो, हम बस चूल्हा जलाने जा रहे हैं। आज रात का भोजन हमारे साथ ही करना। हम भोजन बनाते भी बाहर हैं और खाते भी बाहर ही हैं। वह क्या है, झोपड़ी छोटी सी है, कहीं आग ना लग जाए, इसी डर से भले ही हम बंजारे हैं, पर घर बार का ख्याल तो हमें भी रखना पड़ता है, क्यों है ना विवेक। और एक बार फिर विवेक ने डरते डरते राधिका की तरफ देखा और उसके बाद छम्मो की तरफ। उसने धीरे से पलकें उठाकर देखते हुए कहा, जी बिल्कुल। छम्मो धीरे से मुस्कुरा रही थी और फिर मुस्कुराते हुए उसने महुआ से कहा, ए छोरी चल, अपने माँ और पिताजी को बैठने दे, तू मेरे साथ तालाब से पानी भरने चल और मेरी खाना बनाने में मदद करना। महुआ ने मुस्कुराते हुए वहाँ पड़ी हुई मटकी उठाई और तालाब की ओर जाने लगी। रास्ते में छम्मो ने महुआ से कहा, तेरे माँ बाप साथ में बहुत प्यारे लगते हैं, कहाँ मिले थे दोनों, किसने शादी कराई उनकी। महुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे इतना तो नहीं पता, पर इतना पता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और फिर दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली और उसके बाद मेरा जन्म हो गया। छम्मो ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा, अच्छा है। प्यार का नाम सुनकर छम्मो के चेहरे पर कुछ अलग से भाव आ रहे थे। उसने एक फीकी सी मुस्कान देते हुए कहा, चलो अच्छा है, सुनकर अच्छा लगा कि सच्चा प्यार भी होता है। लेकिन एक बात तो बता छोरी, तुझे देखकर तो लगता है कि तू आराम से 14-15 साल की होगी और तेरी माँ को देखकर ऐसा नहीं लगता है, वह तो काफ़ी जवान लगती है। महुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने सही समझा, मेरी माँ 14 साल की थी जब उनकी शादी हुई और 15 साल में मेरा जन्म हो गया, इसलिए मेरी माँ इतनी छोटी लगती है। छम्मो ने अपनी आंखें नचाते हुए कहा, काफ़ी ज़बरदस्त प्यार था तेरी माँ और तेरे बाप के बीच में, बड़ी जल्दी शादी कर ली। चलो अच्छी बात है, जैसे भी हो, जो भी हो, बहुत प्यारा जोड़ा है, नज़र ना लगे किसी की। छम्मो की बात सुनकर महुआ को थोड़ा अजीब लगा। उसने घूर कर छम्मो की तरफ देखा और कहा, मेरे माँ बाप एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, उन्हें किसी की नज़र नहीं लगेगी। छम्मो मुस्कुराने लगी थी। बात करते करते दोनों तालाब पर पहुंच गई। पानी भरकर वह अपनी झोपड़ी तक ले आई थी। उसके बाद महुआ ने छम्मो की खाना बनाने में मदद की। रात में मसाले जला दी गई थी और उसके बाद सब ने बैठकर खाना खा लिया। छम्मो ने महुआ को अपनी झोपड़ी में अपने साथ सुला लिया था। विवेक और राधिका पेड़ के नीचे लेट गए। आज रात सब कुछ ठीक था और शायद खुशी के मारे उन दोनों को नींद नहीं आ रही थी। राधिका ने विवेक से कहा, उन बाबा का आशीर्वाद है कि हम इतने अच्छे गांव में आ गए, अब लगता है हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी।
विवेक ने राधिका के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, राधिका, यह तो जीवन है। अगर सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा तो तुम उस ईश्वर को भूल जाओगी। जीवन में छोटी मोटी परेशानियां आती रहनी चाहिए ताकि जीवन को किसी की नज़र ना लगे, हम दोनों को किसी की नज़र ना लगे। इंसान कैसा होता है, दुख आने पर दुखी हो जाता है, लेकिन छोटी सी सुख की किरण आने पर ही अपने उस बड़े दुख को भी भूलने लगता है। विवेक और राधिका अभी अभी इतना कुछ खोकर आए थे, लेकिन इस छोटी सी आशा की किरण से उन्हें इतनी खुशी मिली कि आज रात उनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। और एक बार फिर वह दोनों पहले की तरह तारे गिन रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे, और उनके हंसने की आवाज़ छम्मों की नींद में खलल डाल रही थी। सूरज की किरणें पेड़ से छन छन कर राधिका और विवेक के चेहरे पर पड़ रही थी, और जैसे ही विवेक और राधिका की आंख खुली, सामने का दृश्य देखकर दोनों हड़बड़ाकर उठकर बैठ गए। उन दोनों के सामने छम्मो अपनी कमर पर दोनों हाथ रखकर खड़ी हुई थी और उन दोनों को देख रही थी। छम्मो को इस तरह अपने सामने खड़े हुए देखकर दोनों उठकर बैठ गए। राधिका ने अपनी चुनरी को ठीक करते हुए छम्मो से कहा, आप ऐसे हमें सोते हुए क्यों देख रही थी, क्या हुआ? छम्मो ने अपनी आंखें घुमाते हुए राधिका से कहा, अब तुम कोई इतनी बड़ी हीरोइन तो नहीं कि तुम्हें देखने पर पाबंदी है। अरे मैं तो बाहर आई थी, तुम दोनों ऐसे बेसुध सोए पड़े थे, बस सोच ही रही थी कि तुम्हें जगाऊं या ना जगाऊं कि तुम खुद ही उठकर बैठ गए। वैसे तुम्हें बताने आई थी कि हम लोग खेला दिखाने जा रहे हैं, और अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो तुम्हारी बेटी को साथ ले जाएं, क्योंकि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों के पास गुजारा करने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं है, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अब जब तुम्हारी बेटी कमाने जाएगी तभी तो कुछ होगा। वैसे हमने कुछ गलत नहीं कहा। छम्मो की बात सुनकर विवेक ने छम्मो से कहा, आप ठीक कह रही हैं, आप महुआ को अपने साथ ले जाइए, तब तक हम लोग अपना घर भी बना लेंगे। छम्मो अपनी कमर लचकाती हुई अपनी झोपड़ी में जाने लगी और फिर दोबारा पीछे मुड़कर देखा और विवेक से कहा, झोपड़ी में रोटी बनाकर रखी है और चटनी भी रखी है, भूख लगे तो खा लेना। शाम को तुम्हारी बेटी जो कमा कर लाएगी उससे तुम्हारे लिए आटा खरीद लाऊंगी। कल से अपना खाना खुद बनाना। विवेक और राधिका ने कृतज्ञता से छम्मो को हाँ कह दिया और तब तक महुआ भी तैयार होकर आ गई थी। छम्मो महुआ को लेकर खेला दिखाने लगी और तब तक विवेक और राधिका ने घास फूल और लकड़ियों से फिर से अपना घरौंदा बनाना शुरू कर दिया था। घर की छत तैयार हो गई थी। विवेक ईंटों के सहारे चढ़कर राधिका से छत पर डालने के लिए घास फूस मांग रहा था। राधिका ने विवेक को फूस देते हुए कहा, तुम्हें याद है जब हम महुआ को बड़गांव लेकर पहुँचे थे तो महुआ कितनी छोटी थी और नानी का घर अस्त व्यस्त। काका काकी ने हमारी कितनी मदद की थी। सच में विवेक, आज काका काकी की बहुत याद आ रही है। न जाने वो किस हाल में होंगे, कहाँ होंगे। उमा काकी की याद आते ही राधिका और विवेक की आंखें नम हो गई। विवेक ने राधिका से कहा, सच कह रही हो तुम, वह भगवान थे हमारे, माँ बाप के समान थे, लेकिन किस्मत के क्रूर हाथों ने हमें उनसे दूर कर दिया। लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, एक बार यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाए और हमारा बच्चा भी इस दुनिया में आ जाए, फिर तुम देखना हम अपने बच्चों को लेकर काका काकी से मिलने जाएंगे। तुम देखना सब ठीक हो जाएगा, एक बार फिर हम सब साथ होंगे। शाम होने को आई थी। विवेक और राधिका ने अपना छोटा सा आशियाना तैयार कर लिया था। राधिका ने अपने घर के चारों ओर छोटे छोटे पौधे भी लगा दिए थे। विवेक उन पौधे को देखकर हंस रहा था। उसने राधिका से कहा, यह तुम कहाँ से तोड़कर लाई हो? राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे खेतों के किनारे लोगों ने बाग लगाई हुई थी, मैं चुपचाप से तोड़ लाई। विवेक ने आंखें चढ़ाते हुए कहा, और अगर किसी ने देख लिया कि तुम उनके गेंदे के पौधे चुरा कर ले जा रही हो फिर? राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रकृति पर तो सबका हक है, तो क्या हुआ, इतने सारे पौधे लगे हुए थे, 4-5 महीने ले लिए, उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा। राधिका गेंदे के फूलों को देखकर इतना खुश हो रही थी कि पूछो ही मत। छोटी ही झोपड़ी के बाहर पेड़ के नीचे छोटा सा चूल्हा बना लिया था।
और गोबर से लीपकर उस जगह को भी राधिका ने साफ सुथरा कर लिया था। पूरे दिन की मेहनत के बाद राधिका और विवेक ने एक खूबसूरत घर तैयार कर लिया था। हालांकि वह घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन देखने में बेहद खूबसूरत था। राधिका ने सब्जी वाली काकी की दी हुई सब्जियां निकालकर विवेक को दे दी और विवेक ने सब्जी बना ली थी और फिर वह दोनों छम्मो और महुआ के आने का इंतजार कर रहे थे। सूरज ढलने लगा था, पक्षी अपने घोंसलों में वापस जा रहे थे। थोड़ी ही देर बाद छम्मो और बाकी सब थके हारे आ गए थे। महुआ भी उनके साथ थी और महुआ को देखकर राधिका भागती हुई महुआ के पास गई और उसे गले से लगाते हुए कहा, आ गई मेरी बच्ची, बहुत थक गई होगी ना, चलो अब जल्दी से तुम्हें खाना पका कर देती हूँ। उसने छम्मो से कहा, आप मुझे थोड़ा सा आटा दे दीजिए, भले ही आप महुआ से बदले में कुछ पैसे ले लीजिए, मेरी बेटी बहुत भूखी होगी। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।